इंडिया का सिनेमा अपना चेहरा ढूंढ रहा है। ये स्टोरी बिलियंस अक्रॉस इंडिया और ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा से रेजोनेट करती है। इंडिया की पहली फीचर फिल्म, ये सब सेफ नहीं माना जाता। 2025 को इंडियन सिनेमा का पौराणिक ईयर कहना गलत नहीं होगा। ये कैरेक्टर्स मॉडर्न ऑडियंस के लिए परफेक्ट एंटी हीरोज हैं। ये मटेरियल मार्वल से पहले का है, नॉर्स माइथोलॉजी से पहले का। आज हम डाइसेक्ट करेंगे कि ये कैसे, क्यों और यहाँ से आगे कहाँ तक जाएंगे। कैसे संस्कृत एपिक्स इंडियन वॉक्स को रीराइट कर रहे हैं। एक सवाल, दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर्स अभी तक 5000 साल पुरानी टेक्स्ट से क्यों ऑब्सेस्ड है? ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये सेंटिमेंटैलिटी भी नहीं है, और ये सर्टेनली सिर्फ रिलीजियस डिवोशन भी नहीं। ये एक नई सिनेमैटिक लैंग्वेज की खोज है। एक ऐसी लैंग्वेज जहां डिवाइन आइकोनोग्राफी और प्रीमोरिडियल आर्कटाइप्स हर फ्रेम को डिक्टेट करते हैं, जहां एक हाफ मैन हाफ लायन का रूप 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस जनरेट करता है, जहां एक 9000 साल पुरानी स्टोरी के लिए 4000 करोड़ का बजट लगाया जाता है। नितेश तिवारी, एस राजामौली, ऋषभ शेट्टी, प्रशांत वर्मा, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। पुराणास वो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट जो गॉड्स, डीमंस, क्रिएशन और कॉस्मिक जस्टिस की स्टोरी बताते हैं, आज इंडियन सिनेमा के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेंड का सोर्स बन चुके हैं। आज हम डाइसेक्ट करेंगे कि ये कैसे, क्यों और यहाँ से आगे कहाँ तक जाएंगे। इंडियन सिनेमा में मिथोलॉजिकल फिल्म्स नई नहीं है। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इंडिया की पहली फीचर फिल्म। सालों तक दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे सबसे पॉपुलर शोज थे, लेकिन मॉडर्न एरा में ये सब सेफ नहीं माना जाता। 2010 में बॉलीवुड ने एक डिफरेंट डायरेक्शन चूज की। अर्बन स्टोरीज, रियलिस्टिक ड्रामाज, वेस्टर्न इंस्पायर्ड एक्शन फिल्म्स, माइथोलॉजी को डेटेड लेबल कर दिया गया। और फिर 2022 में कांतारा जैसी फिल्म आई। ऋषभ शेट्टी की ये कन्नड़ फिल्म जो तमिलनाडु के ट्राइबल फोकलोर और डिवाइन पोजीशन पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने 400 करोड़ से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस किया। एक रीजनल फिल्म, नॉन स्टार कास्ट, ओरिजिनली 16 करोड़ का बजट, जिससे उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। मैसेज क्लियर था, ऑडियंसेस माइथोलॉजी के भूखे थे, उन्होंने बस ऑथेंटिक फियरलेस एग्जीक्यूशन चाहिए था। बाहुबली ने ऑलरेडी 2015-17 में प्रूव किया था कि पुराणिक स्केल एपिक स्टोरी टेलिंग ग्लोबल ऑडियंस को कनेक्ट करती है, लेकिन कांतारा ने यह प्रूव किया कि इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जरूरत नहीं, सिर्फ कल्चरल ट्रूथ की जरूरत है। और फिर फ्लड गेट्स खुल गए। 2025 को इंडियन सिनेमा का पौराणिक ईयर कहना गलत नहीं होगा। महाअवतार नरसिम्हा एक माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म, ये इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड फिल्म बन गई। फिल्म डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे आर कलेक्टिव हिस्ट्री में रूटेड लेबर ऑफ लव से डिस्क्राइब किया है, जो डायरेक्टली विष्णु पुराण, नरसिम्हा पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से इंस्पायर्ड है। ये यूनिवर्स 2037 तक 7 फिल्म्स प्लान करता है। महाअवतार परशुराम, रघुनंदन, द्वारकाधीश, गोकुलानंद और फाइनली कल की पार्ट 1 और 2। ये है इंडिया का अपना MCU, जिसका सोर्स मटेरियल मार्वल नहीं, विष्णु पुराण है, जो सिर्फ महाअवतार नहीं है। आमिर खान का महाभारत अंडर डेवलपमेंट है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन बॉक्स ऑफिस बूम अब सिर्फ सुपरस्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फोकलोर और स्ट्रॉन्ग इमोशनल नैरेटिव्स में रूटेड फिल्म्स ने लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज के पार एक्सेप्टेंस पाई। ये एक ट्रेंड नहीं है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। इस पूरी मूवमेंट का सबसे बोल्ड और सबसे रिस्की चैप्टर अभी तक आने वाला है। नितेश तिवारी की रामायण, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, सई पल्लवी एज सीता, इंडियन फिल्म हिस्ट्री का सबसे कॉस्टली प्रोजेक्ट बन चुकी है। 2 पार्ट्स का कंबाइंड रिपोर्टेड बजट 4000 करोड़ से ज्यादा है। म्यूजिक AR रहमान और हैंस जिमर का कोलैबोरेशन है। VFX 8 टाइम ऑस्कर विनिंग स्टूडियो डीनेग हैंडल कर रहा है। पार्ट 1 जो दिवाली 2026 में रिलीज होगी
और पार्ट 2 जो दिवाली 2027 में। अरुण गोविल जिन्होंने 1987 की आइकॉनिक टीवी सीरीज में राम का रोल किया था, इस फिल्म में किंग दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। ये सिंबॉलिकली एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट है। एक अमेरिकन फिल्म क्रिटिक ने इसे ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक इंडियाज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। पौराणिक विजुअल लैंग्वेज को ओरिजिनल इंडियन एस्थेटिक के साथ क्यों नहीं एक्सप्रेस किया गया? सोशल मीडिया पर राजामौली का नाम ट्रेंड हुआ। फैंस ने आर्ग्यू किया वाराणसी में राम का जो सीक्वेंस है वो ज्यादा ऑथेंटिक पौराणिक विजन प्रेजेंट करता है। ये डिबेट ही प्रूव करती है कि इंडिया का ऑडियंस मैच्योर हो चुका है। वो सिर्फ माइथोलॉजी का नाम नहीं चाहता, वो उसकी आत्मा चाहता है। अगली वेव, अब बात करते हैं फ्यूचर की, क्योंकि पौराणिक सिनेमा की अगली वेव और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक जो फिल्म्स आई है वो मोस्टली प्रोटैगनिस्टिक सेंट्रिक फिल्म्स थी। हनुमान, नरसिम्हा, राम जैसे क्लियर और गुड साइड रोल्स, लेकिन संस्कृत एपिक्स में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे लेयर्ड, सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स अक्सर दूसरी साइड पर होते हैं। जैसे रावण, एक ब्राह्मण स्कॉलर, शिव का ग्रेटेस्ट डिवोटी, लंका का बेनेवोलेंट किंग जिसके एक डिसीजन में सब कुछ गवा दिया, दुर्योधन जिसकी स्टोरी में फ्रेंडशिप, बिट्रेयल और सिस्टमैटिक इनजस्टिस के ऐसे थ्रेड्स हैं जो आज भी हम रेजोनेट करते हैं। कर्ण, इंडियन माइथोलॉजी का सबसे ट्रैजिक फिगर, जन्म से अनलकी, हर तरफ से डिनाइड, फिर भी लॉयल, फिर भी ब्रेव। ये कैरेक्टर्स मॉडर्न ऑडियंस के लिए परफेक्ट एंटी हीरोज हैं। एनिमल, पुष्पा, कबीर सिंह, इनकी सक्सेस ये प्रूव करती है कि इंडिया का ऑडियंस मॉरली ग्रे प्रोटैगनिस्ट्स को न सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि वो उन्हें सेलिब्रेट करता है। अब इमेजिन करो एक फिल्म जो पूरी तरह कर्ण के पर्सपेक्टिव से महाभारत बताए या रावण की पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण। ये जरूर रेवोल्यूशनरी होगा। माइथोलॉजी को लो हैंगिंग फ्रूट कहते हुए एक प्रोड्यूसर ने खुद कहा है, वी आर प्राइमिंग द ऑडियंस फॉर डीपर, डार्कर एंड मोर ओरिजिनल स्टोरीज। इंडिया का कल्चरल एक्सपोर्ट, ग्रीस का मोमेंट अब एक बड़ा सवाल, क्या संस्कृत एपिक्स इंडिया का प्राइमरी कल्चरल एक्सपोर्ट बन सकती है जैसे ग्रीक माइथोलॉजी वेस्ट के लिए है? सोचो, ग्रीक माइथोलॉजी ने क्या किया? हरक्यूलिस, थॉर, पर्सी जैक्सन, क्लैश ऑफ टाइटंस, ये सब अलग अलग फॉर्म्स में ग्रीक आर्केटाइप्स हैं। ज़्यूस, पोसाइडन, हेडिस, ये कैरेक्टर्स ग्लोबल पॉप कल्चर में इतने एम्बेडेड हैं कि लोग उनके सोर्स के बारे में सोचते ही नहीं। इंडिया के पास इससे भी कहीं ज्यादा रिच, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा सिनेमैटिक मटेरियल है। विष्णु के 10 अवतार, ये एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की कॉस्मिक स्टोरी है। महाभारत जिसमें सैकड़ों कैरेक्टर्स और इतने मॉरल डिलेमास हैं जो शेक्सपियर की हर प्ले को कंबाइंड चैलेंज करते हैं। पुराणाज में ब्लैक होल्स जैसी कॉस्मोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी है, टाइम डायलेशन का डिस्क्रिप्शन। ये मटेरियल मार्वल से पहले का है, नॉर्स माइथोलॉजी से पहले का है। रामायण की अर्ली लॉस एंजेलिस स्क्रीनिंग के बाद बज यही था, ये स्टोरी बिलियंस अक्रॉस इंडिया और ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा से रेजोनेट करती है। लेकिन ये सिर्फ डायस्पोरा तक नहीं रहेगा। बाहुबली को जापान में कल्ट फॉलोइंग मिली, आरआरआर को एकेडमिक अवार्ड तक पहुंचाया गया, महाअवतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स पर 5 लैंग्वेजेस में स्ट्रीम हुई। पौराणिक स्टोरीज की ग्लोबल एपिटाइट एग्जिस्ट करती है। अब सिर्फ जरूरत है उन्हें एक ऐसी सिनेमैटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की जो ऑथेंटिकली इंडियन हो। क्या ये एक ट्रेंड है जो आया चला और जब बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स कम हो गए तब खत्म हो गया, या कुछ और? मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि ये ट्रेंड नहीं है, ये रिक्लेमेशन है। कांतारा ने पहला क्रैक डाला, बाहुबली ने इसे ग्लोबली प्रूफ किया, महाअवतार नरसिम्हा ने 40 करोड़ के बजट पर 300 करोड़ कमाकर दिखा दिया कि ये सिर्फ बिग बजट प्रिविलेज नहीं, ये कल्चरल ट्रूथ की पावर है। इंडिया के राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अब ऐसी सिनेमैटिक आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे हैं जो हमेशा से उनकी थी। पुराणों से प्रीमियर तक का ये सफर, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की कहानी नहीं है, ये उस क्वेश्चन का जवाब है
जो हर इंडियन फिल्म मेकर के दिल में था। इंडिया का सिनेमा अपना चेहरा ढूंढ रहा है। उसने उसे वहां पाया है जहां वो हमेशा से था। 5000 साल पुराने पुराणों में पुराणिक यूनिवर्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं तुम्हारे हिसाब से महाभारत का कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स डिजर्व करता है, कर्ण, दुर्योधन या कोई और। मिलते हैं अगले वीडियो में।